गरीब बुआ जी। रवीना किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास सुनीता उसके पास आती है और कहती है, रवीना बहू जल्दी से किचन का काम खत्म करके कुछ अच्छा सा खाना बना ले। लेकिन माँ जी खाना तो बना हुआ है। हाँ मैं जानती हूँ खाना बना हुआ है, लेकिन कुछ ढंग का बना ले क्योंकि तेरी बुआ सास आ रही है। बुआ सास आ रही है? वो भी अचानक? कुछ हुआ है क्या माँ जी? बुआ जी अचानक घर आ रही हैं? अरे नहीं रवीना, कुछ नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए थे उन्हें यहाँ आए हुए, इसलिए कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आ रही हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी बुआ जी के लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। आप मुझे बताइए ना उन्हें खाने में क्या पसंद है, वही बनाती हूँ मैं। बहू देख, वो गांव से आ रही है, इसलिए कुछ सादा खाना ही बना ले। और हाँ, ध्यान रहे कि उनके सामने तो अपने सर से पल्लू मत हटाना। वो गांव से है ना, इसलिए थोड़ा गांव वाली सोच है उनकी। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। रवीना की बात सुनने के बाद सुनीता को सुकून मिलता है और वो चैन की सांस लेकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन क्या सच में रवीना अपनी बुआ सास को संभाल पाएगी? ये तो हमें तब पता चलेगा जब उसकी बुआ सास सावित्री वहां आएगी। रवीना अपनी बुआ सास के लिए दाल, चावल और कुछ पकोड़े बनाकर तैयार कर देती है। कुछ घंटे बाद जब सावित्री आती है तो रवीना अपनी बुआ सास के पैर छूती है। दूधो नहाओ पुतो फलो। वैसे बहू घर तो बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है। हाँ जी, आखिर बहू किसकी है? अब मेरी बहू है तो साफ सफाई तो रखेगी ना। खैर छोड़ो इन सबको। आप ये बताइए, आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं सुनीता, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बस थोड़ा एड्रेस भूल गई थी, लेकिन फिर याद आ गया। वो क्या है ना, बहुत समय हो गया है यहाँ आए हुए, तो थोड़ा ध्यान से हट गया था। अगर ऐसी बात थी बुआ जी तो आप मुझे बता देती, मैं इनको आपके पास भेज देती लेने के लिए। अरे कोई बात नहीं बहू, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। सावित्री की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रवीना सावित्री को उसके कमरे में ले जाती है। कमरा देखकर सावित्री की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो रवीना से कहती है, बहू ये तो बहुत बड़ा कमरा है, इस कमरे में कौन कौन सोता है? वो बुआ जी इस कमरे में आपके सिवा और कोई नहीं सोएगा, ये कमरा आपका है। इतना बड़ा कमरा? अरे तुझे पता भी है इतने बड़े कमरे में तो हम 4 जने आराम से सो जाएंगे, और तुम हो कि इतने बड़े कमरे में अकेले सोते हो, डर वर नहीं लगता क्या? इसमें डरने वाली क्या बात है? घर है और घर में डर थोड़ी ना लगता है। ये बात भी है। खैर कोई बात नहीं, मैं आज रात यहीं गुजार लूंगी, लेकिन आज मैं अकेले सो रही हूँ। कल से मैं या तो सुनीता के साथ सोऊंगी या फिर तेरे। रवीना अपनी बुआ सास को कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। रवीना के जाते ही सुनीता अपनी ननद सावित्री के कमरे में आती है। जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पर सब ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ सुनीता, सब ठीक तो है, लेकिन ये कमरा ना बहुत बड़ा है। ऊपर से इस कमरे से बाहर का नज़ारा बराबर दिखता है। मैंने सुना है इससे कमरे में अक्सर भूत प्रेत का साया होता है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है। और वैसे भी आप तो गांव की है, गांव के लोगों को भूत प्रेतों से डर थोड़ी ना लगता है। सुनीता की बात सुनकर सावित्री उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और जैसे ही वो बेड पर बैठती है वैसे ही वो अपने बेड के चारों तरफ हाथ फेरकर सुनीता से कहती है, सुनीता तूने घर में गद्दे तो बहुत अच्छे लगवाए हैं, देखो तो कितने मुलायम और आरामदायक है। गांव में ऐसे मिलते कहाँ हैं? अगर गांव में ऐसे मिल रहे होते तो मैं भी अपने घर में ऐसा ही एक गद्दा लगवाती जिस पर मैं आराम से सो सकती थी। लेकिन हाय, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक तो गांव में शादी हुई, ऊपर से ऐसे घर में शादी हुई जहाँ किसी चीज की फैसिलिटी ही नहीं। कोई बात नहीं जी, ये भी तो आप ही का घर है, आप यहाँ जब चाहे तब तक रह सकती हैं। अच्छा आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। इतना बोलकर सुनीता वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सावित्री हर चीज पर नजर लगाने लगती है। ऐसे ही एक दिन रवीना महंगी साड़ी पहनकर आती है तो उसकी इतनी महंगी साड़ी देखकर सावित्री कहती है, रवीना बहू, साड़ी तो तेरी बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदी तुमने? और साड़ी को पहनकर जा कहाँ रही है तू? बुआ जी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस मार्केट जा रही थी सब्जी लेने के लिए। और ये साड़ी ज्यादा महंगी नहीं है।
2,000 की है बस। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी तू बाजार पहनकर जा रही है? अरे तुझे पता भी है 2000 की साड़ी हमारे गांव में हम शादी पार्टी में पहनते हैं, और तू है कि मार्केट जाने के लिए 2-2 हजार की साड़ियाँ निकाल रही है। अरे बहू, इसको संभाल कर रखते, आने वाले समय में कभी कोई शादी ब्याह होगा तब काम आ जाएगी ये। बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे पास इससे भी अच्छी और महंगी साड़ियाँ रखी हुई हैं। फिर मैं ये साड़ी शादी पार्टी में पहनने के लिए क्यों रखूं? और वैसे भी ये गांव में बहुत महंगी होगी, लेकिन शहर के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत सस्ती वाली है। राम 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 राम, ये इतनी महंगी साड़ी है और तू कह रही है कि ये सस्ती साड़ी है। पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, पैसों को तो पानी की तरफ फूंकते हैं। बुआ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ले आऊंगी। इतना बोलकर रवीना आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो सावित्री की बात काट देती है। ये देखकर सावित्री रवीना से चिढ़ जाती है और वो सीधा पहुंचती है सुनीता के पास। जी, क्या हुआ? आपका मुंह गुस्से से लाल पीला क्यों हो रहा है? कोई बात है क्या? क्या बताऊं सुनीता, तूने तो अपनी बहू को अपने सर पर चढ़ा रखा है। अगर उसे अपने सर से नहीं उतारेगी ना तो वो तेरे सर पर चढ़ के तांडव करने वाली है। अरे पर हुआ क्या, कुछ तो बताइए। सुनीता की बात सुनकर सावित्री उसे सारी बात बताती है। वो जानने के बाद सुनीता कहती है, जी, वो शुरू से शहर में रहती आई है, उसने कभी गांव को देखा तक नहीं है, इसलिए उसे गांव के तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी जो बच्चा शुरू से शहर में रहता आया हो, उस पर हम गांव के तौर तरीके थोप कर उसे कैदी तो नहीं बना सकते ना। सुनीता, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बहू को इतनी आज़ादी भी नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे सर पर चढ़कर नाचे। बाकी तेरी बहू है, तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरी मान तो उसको इतनी छूट मत दे ताकि आगे चलकर तुझे ही दिक्कत हो। इतना बोलकर सावित्री वहां से चली जाती है। और कुछ घंटे बाद जब रवीना बाजार से वापस आती है, तब सुनीता रवीना के पास जाकर उसे सारी बात बताती है और समझाते हुए कहती है, रवीना बहू, मैं मानती हूँ कि दीदी के यहाँ रहने से तुझे काफी तकलीफ हो रही है, लेकिन कुछ समय की बात है, तू उनके सामने अपनी जुबान तो मत खोल। मेरा मतलब है कि तू उन्हें लगे मुंह जवाब मत दे। गांव में ना ऐसा नहीं होता जैसा यहाँ शहर में हो रहा है, इसीलिए तू उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश कर। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, शायद मेरी ही गलती है, मुझे बुआ जी के सामने वो साड़ी पहनकर जाना ही नहीं चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं बुआ जी की फेवरेट डिश बनाकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगी और उनसे माफ़ी भी मांग लूंगी। रवीना और सुनीता आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की ये बात दूर खड़ी सावित्री सुन लेती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। और कुछ घंटे बाद रवीना बुआ जी की फेवरेट डिश बनाकर उसके पास ले जाती है। बुआ जी देखिए, मैं आपके लिए क्या बनाकर लाई हूँ, आपकी मनपसंद मखाने वाली खीर। बहू, इन सब की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैं तो हर चीज़ में कमी ही निकालती हूँ। नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती मेरी ही है जो मैंने आपकी बात को इग्नोर किया और आपको हर्ट किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं बहू, माफ़ी तुझे नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए। तेरी बुआ गरीब है ना, इसलिए उसने आज से पहले इतनी महंगी और इतनी बड़ी चीज़ देखी नहीं, इसीलिए ना मैं ऐसा बोल पड़ी। नहीं बुआ जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? और किसने कहा कि आप गरीब हैं? आप बिल्कुल गरीब नहीं हैं। वैसे भी अगर आप मुझे किसी चीज़ के लिए रोक रही हैं, टोक रही हैं, तो मेरे अच्छे के लिए ही होगा ना। रवीना की बात सुनकर सावित्री उसे गले से लगा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ अब सावित्री का अपने घर जाने का समय आ जाता है। सुनीता बहू, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जी, आप कैसी बात कर रही हैं? अरे ये तो हमें बोलना चाहिए, हमसे कोई गलती हुई हो तो भूल चूक समझकर माफ़ कर दीजिए। नहीं सुनीता, तुमसे गलती नहीं हुई, बल्कि तुमने तो मेरा मान सम्मान रखा, बहू को भी काफ़ी समझा कर रखा। सावित्री सबको गले से लगाती है और इस तरह वो दोबारा अपने गांव चली जाती है। और यहाँ रवीना एक बार फिर अपनी सास सुनीता के साथ खुशी से रहती है। श्रद्धा और अखिल की शादी को वैसे तो 5 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों के बीच 5 साल बीत जाने के बाद भी दोनों में बिल्कुल समझ नहीं थी। श्रद्धा और अखिल दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे। श्रद्धा के मायके में उसकी माँ कावेरी जी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा की सास यानी कि अखिल की माँ सुमन जी को भी अपने बेटे और बहू के आए दिन होने वाले झगड़े से अच्छी खासी प्रॉब्लम होती थी। वो चाहती थी कि उनके बेटे और बहू एक दूसरे के साथ प्यार से रहे,
लेकिन श्रद्धा और अखिल समझने को तैयार ही नहीं थे। श्रद्धा, ये क्या है? तुमने मेरी ये शर्ट धोकर रखी है अलमारी में? हाँ नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही उठा कर रख दी? जरा शर्ट की शक्ल तो देखो, कितनी गंदी हो रखी है। तुम्हें तो ठीक से कपड़े धोना भी नहीं आता। अच्छा, तो अब तुम मुझे काम करना सिखाओगी? 5 साल से तुम्हारा काम कौन करता है? मैं ही तो करती हूँ ना। अरे तो कौन सा एहसान करती हो मुझ पर? मुझे ज्यादा आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। बीवी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। मुझे जैसा काम करना आता है वैसा ही करूंगी मैं। तुम्हारे कौन मुंह लगे, सारा दिन उल्टी सीधी बातें करती रहती हो, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। अरे बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह लड़ाई करने बैठ जाते हो। समझा समझा कर थक गई हूँ। तुम दोनों की वजह से बुढ़ापे में मेरी जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। जब देखो तब झगड़ा झगड़ा और शोर शराबा। तो मम्मी जी, आप अपने बेटे को समझाइए ना, जब देखो तब मेरे काम में कमियां निकालता रहता है। अच्छा ठीक है, एक काम करो श्रद्धा, बहुत दिन हो गए हैं, तुम 1-2 दिन के लिए अपने मायके जाओ। तुम्हारी माँ कावेरी बहन का फोन आया था, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। हाँ वैसे मम्मी जी ठीक कहती हैं आप, मुझे मेरी माँ से मिले बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ रह रह कर तो मेरा दिमाग खराब होता रहता है। अरे तो चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? और सुनो, 2 दिन नहीं, आराम से 2-3 महीने रह कर आना। वैसे मैं तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। तलाक दो और मेरा पीछा छोड़ो। श्रद्धा के मायके में। और श्रद्धा बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक है ना? दामाद जी कैसे हैं? उनका तो नाम भी मत लेना मम्मी, जब देखो तो मुझसे लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन बेटा, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तुम दोनों की शादी को अब 5 साल हो चुके हैं। कब तक इस तरह लड़ाई करते रहोगे? लेकिन मम्मी मेरी क्या गलती है? सारे काम करती हूँ घर के, उसके बाद भी कोई उनमें कमियां निकालेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। नहीं बेटा, तुम्हें अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। देखो, अखिल को प्यार से समझाने की कोशिश किया करो। वो इंसान प्यार करने के लायक ही नहीं है माँ। नहीं नहीं बेटा, इस तरह बात नहीं करते। वो तुम्हारा पति है और मैं जानती हूँ अखिल बहुत अच्छा लड़का है। माँ मैं उसकी पत्नी हूँ और आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह नहीं समझ सकती वो किस तरह का इंसान है। उसे लड़ाई करने की इतनी ज्यादा आदत है कि वो मुझसे लड़ाई के बिना रह ही नहीं सकता। देखो बेटा, शादी के बाद लड़कियों को थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ता है ना। लेकिन मैं उस आदमी के साथ 1 मिनट भी एडजस्ट नहीं कर सकती। मैं तो कहती हूँ माँ, मुझे जल्दी से जल्दी इस रिश्ते से छुट्टी दिला दो। पागल हो गई हो क्या? ऐसा नहीं कहते बेटा। कमाल करती है माँ, आपका दामाद बात बात पर तलाक लेने की बात करता है और आप मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं। 2 दिन के बाद श्रद्धा के ससुराल में। श्रद्धा, ये किस तरह के कपड़े पहनकर घूम रही हो तुम? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? कितनी गर्मी हो रही है? श्रद्धा, तुम सारा दिन इस तरह के कपड़े पहनकर घर के बाहर घूमती रहती हो। आसपास के लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? आसपास के लोगों का तो नहीं पता, लेकिन तुम जरूर कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। नो, ये लड़की ना पूरी पागल है। मुझे इससे तलाक दिलवाओ, इसने मेरी जिंदगी खराब करके रखी है। फिर से शुरू हो गया, ये क्या तलाक तलाक लगा रखा है। अखिल वो हमारे घर की बहू है। अगर बहू है तो अपने पास संभाल कर रखिए माँ, और समझाइए इसे थोड़े ढंग के कपड़े पहने। अरे मोहल्ले के लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। अरे क्या परेशानी है उसके कपड़े में? घर में सब ऐसे ही तो कपड़े पहनते हैं बेटा, तू भी ना कुछ भी बोलता रहता है। समझ में आया? तुम्हारी खुद की माँ को तुमसे प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकती हूँ? तभी तो कहता हूँ, तलाक दो और जाओ इस घर से, ताकि मैं भी चैन से जी सकूं। दिन रात तुम्हारी चिक चिक सुनकर मेरे कानों में दर्द होने लगा है। अपने बेटे और बहू की झगड़े से परेशान होकर सुमन बिना किसी को बताए श्रद्धा की माँ कावेरी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। आपने श्रद्धा को समझाने की कोशिश की क्या? मैंने इसीलिए उसे यहाँ मायके में भेजा था। क्या बताऊं सुमन जी, जब वो मायके आई थी तो मैंने उसे अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहती है कि उसकी अखिल के साथ बिल्कुल नहीं बनती।
बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अखिल को समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा बेटा होकर भी वो मेरी एक बात नहीं सुनता। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। श्रद्धा को बहुत प्यार से समझाया था मैंने, कहा था थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया कर बेटा। अखिल अगर कुछ कहे तो उसे उल्टा जवाब मत दिया कर। लेकिन मेरी बात सुनती ही नहीं वो। सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात तो ये है कि अखिल आए दिन तलाक की बात करने लगा है। अब आप ही कुछ बताए बहन जी, क्या करूं? अरे नहीं नहीं, बच्चों का तलाक नहीं होना चाहिए। तलाक होने के बाद जिंदगी कैसी हो जाती है, शायद उन दोनों को अभी तक इस बात का एहसास नहीं। एक सास होने के नाते मैंने बहुत कोशिश की। अब आप कुछ बताइए कावेरी बहन, अगर आपके पास कोई तरीका है तो मैं वो करने को तैयार हूँ। मुझे लगता है इस तरह सीधा सीधा समझाने से बच्चों को बात समझ में नहीं आने वाली। अब कहना क्या चाहती हैं, जरा साफ साफ बताइए ना। देखिए बहन जी, यहाँ मायके में तो मेरी बेटी और दामाद कभी कभी आते हैं, लेकिन आपके साथ तो दिन रात रहते हैं ना। अब जो भी करना है आप ही कर सकती हैं। मेरे बेटे की गृहस्थी बसी रहे और मेरे बेटे बहू दोनों प्यार से रहे, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बस ठीक है, थोड़े दिन के लिए आप दामाद जी के पापा के साथ यानी कि अपने पतिदेव के साथ झगड़ा करने की एक्टिंग करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उससे क्या होगा? एक काम करिए, आप बिना बात बात पर तलाक लेने की बात करना शुरू कर दो। अखिल के पापा से खूब झगड़ा करो। देखना हमारे दामाद जी को बहुत जल्दी सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अपने बेटे बहू का घर बचाने के लिए अगर मुझे ये भी करना पड़ेगा तो मैं कर लूंगी। अब मैं चलती हूँ, आपने जो प्लान बताया है वो भी तो करना है। घर जाने के बाद सुमन अपने पति कैलाश जी को सारा प्लान बता देती है। और फिर अगले दिन, और अखिल की माँ कहाँ हो तुम? जल्दी से मुझे न्यूज़पेपर ला कर दो। जानती हो ना, सुबह सुबह बिना न्यूज़पेपर के मैं कभी चाय नहीं पीता। अरे तो खुद से क्यों नहीं उठा कर ले आते न्यूज़पेपर? दरवाजे तक भी चलकर नहीं जाया जाता क्या आपसे? पत्नी हो तुम मेरी, अगर इतना सा काम कर दोगे तो कौन सा तुम्हारे पैर घिस जाएंगे? पैर तो नहीं घिस जाएंगे, लेकिन उम्र तो घिस रही है ना। पूरी जिंदगी आपके लिए काम करती आई हूँ। अरे बुढ़ापे में भी चैन मत लेने देना। अरे मम्मी, क्या हो गया है आपको? आज पापा से इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? पापा तो रोज सुबह न्यूज़पेपर आपसे ही मंगवाते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए तो कह रही हूँ, थोड़ा काम खुद को भी करना चाहिए ना। पूरी जिंदगी तो निकाल दी मैंने तेरे पापा की सेवा करते करते, इनसे तो हिला भी नहीं जाता। अरे रहने दो, तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है मुझे, कर लूंगा मैं सारा काम खुद से। आज मम्मी जी पापा जी को क्या हो गया? वैसे तो हमेशा इतने प्यार से रहते हैं, सुबह सुबह झगड़ा शुरू कर दिया। लगता है अपने बेटे का असर आ गया है इन दोनों में। अगले दिन डिनर के वक्त, श्रद्धा बेटा, आज फिर से खिचड़ी क्यों बना दी? मैंने कहा था, क्योंकि मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा था। मेरा पेट खराब है। अरे आपका पेट खराब है तो क्या हुआ? हम सबका पेट थोड़ी ना खराब है। आपको खिचड़ी खानी थी तो खा लेते। अरे सबके लिए बनवाने की क्या जरूरत थी? तो मैंने कौन सा बहू को जबरदस्ती पकड़वा कर सबके लिए खिचड़ी बनवाई है? मैंने तो मेरे लिए बनाने को कहा था। आपने बहू से कहा ही नहीं होगा कि बेटा बाकी लोगों के लिए दूसरा खाना बना देना। ये मेरा काम नहीं है, किचन में जाकर औरतों की तरह खाने के बारे में बताना। अच्छा जी, तो आपकी नजर में बस औरतें किचन में काम करती हैं? हमारी शादी के इतने सालों में कभी एक गिलास पानी भी उठाकर पिया आपने? अरे मम्मी, क्या हो गया आपको? साफ साफ कह देती हूँ मैं, अगर आपका ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं आपसे तलाक ले लूंगी। अरे मम्मी जी, इस उम्र में आप तलाक लेने की बातें क्यों कर रही हैं? तो क्या करूं? अपने ससुर जी का स्वभाव तो देखो, दिन पर दिन खड़ूस होते जा रहे हैं। लेकिन मम्मी, इस तरह तलाक लेने की बात करना कोई अच्छा लगता है क्या? आपको इस उम्र में तो पापा के साथ प्यार से रहना चाहिए। 2 दिन बाद, अरे सुमन, मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना है भाई। मेरा कुर्ता कहाँ है? जल्दी से निकाल कर दो। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है।
ये रोज रोज मॉर्निंग वॉक के टाइम पर मुझे तेज आवाज देकर जगाना बंद कर दीजिए अब। तुम्हारे जैसी औरत से तो कुछ भी कहना बेकार है। जब देखो तब कड़वी जुबान में बात करती हो। एक काम करिए, आप अभी के अभी कोर्ट जाकर तलाक के पेपर लेकर आइए। मुझे अब आपके साथ इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना। हाँ, तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। इतने बरसों से झेल रहा हूं तुम्हें, अब तो शांति दे दो मुझे। मम्मी जी, पापा जी, बस भी करिए। अब किस तरह की बातें किए जा रहे हैं? इसमें किस तरह की बात करने वाली क्या बात है बेटा? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे पापा के साथ। अरे उम्र के साथ साथ इनका दिमाग खराब होता जा रहा है। और तुम्हारी माँ भी ना सठिया गई है, जब देखो तब बड़बड़ाती रहती है। जरा सा काम करने को कहा तो खाने को दौड़ती है। मैं तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मम्मी पापा, इस उम्र में आप दोनों तलाक लेंगे तो कैसा लगेगा? लोग क्या कहेंगे? हाँ मम्मी जी, आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, बेटा बहू घर में है, और अब इस उम्र में आप लोग तलाक लेने की बात कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था ना? माँ, क्या बात है, बात बात पर तलाक तलाक करती रहती हो। कितना बुरा लगता है सुनने में। अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अब अगर मेरी तेरे पापा जी के साथ नहीं बनती तो मैं तो तलाक ही लूंगी ना। अरे मम्मी, आप फिर से वही बात कर रही हैं। आप दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी इतने अच्छे से बिताई है, ये तलाक की बात अच्छी नहीं लगती। चलो अच्छा है बेटा, तुमने अपने मुंह से ये बात कह दी। अब एक बात बताओ, जब तुम श्रद्धा के साथ बार बार तलाक लेने की बात करते हो तो अच्छा लगता है क्या? मम्मी जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं लगता मम्मी जी ठीक कह रही है? हाँ मम्मी, मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं हर बात पर श्रद्धा से तलाक लेने की बात करता हूँ, और आपको ये सुनकर कैसा लगता होगा। मुझे माफ कर दो माँ। देखो, श्रद्धा की मम्मी कावेरी जी और मैंने तुम्हें हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहने की सलाह दी है। अगर किसी बात पर झगड़ा भी होता है तो शांति से बैठकर सुलझा लिया करो। जानते हो बेटा, तुम्हें इतनी बार समझाने के बाद भी जब तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, और हमने जानबूझकर ये नाटक किया। आई एम सॉरी पापा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, मैं श्रद्धा पर बिना बात के बस ऐसे ही गुस्सा करता रहता हूँ। मम्मी जी, पापा जी, गलती तो मेरी भी थी। मैं बिना सोचे समझे अखिल की बातों पर कुछ भी कह देती हूँ। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलो अच्छा हुआ, अपनी माँ के तलाक की बात सुनकर ही सही, कम से कम तुम दोनों को अकल तो आई।